KS ज्ञान प्रस्तुत करता है एक शानदार यात्रा, जहां कल्पना से परे हर मोड़ पर है एक नई कहानी। KS ज्ञान के ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। हमने देखा हमारे ब्रह्मांड का हर सितारा एक गैंगस्टर था जो अपनी सत्ता जमाने के लिए युद्ध लड़ रहा था, जिससे पूरे ब्रह्मांड में एक गैंगवार शुरू हो रखा था जिसका नाम था ब्लू जायंट्स बनाम रेड सुपर जायंट्स। ब्लैक होल्स माफिया बनाम न्यूट्रॉन स्टार सिंडिकेट, और फिर इस अराजकता से जन्मा हमारा गॉड फादर सूर्य। सैजिटेरियस ए गैलेक्सी की टक्कर से हुई हलचल ने गैस और धूल के गुच्छों को इकट्ठा किया, जिससे हमारी मिल्की वे के भीतर सूर्य का जन्म हुआ। इसके बाद जैसे ही यह गॉडफादर सत्तासीन हुआ, ग्रहों का ग्रह युद्ध शुरू हो गया। जुपिटर ने खुद को मिनी गॉडफादर साबित करने के लिए अपने आसपास के संसाधनों को निगलना शुरू किया, और बाकी ग्रहों ने अपनी जगह बचाने के लिए संघर्ष किया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब आगे क्या? अगर सूर्य इस गैंग का गॉडफादर है, तो जुपिटर एक खतरनाक चुनौती बन चुका था। इसने अपने प्रतिद्वंदियों को हटाने के लिए एक महायुद्ध छेड़ दिया था, और इसी संघर्ष ने हमारे सौर मंडल का भविष्य तय किया। पर अब हमारे पास 3 बड़े सवाल थे। क्या जुपिटर ने अपने विरोधियों को खत्म कर दिया? कैसे इस ग्रह युद्ध ने पृथ्वी को जन्म दिया? और क्या हमारे सौर मंडल में कोई नया गैंगस्टर उभरने वाला है? बिल्कुल, ब्रह्मांड लगातार बदल रहा है। अरबों साल बाद जब सूर्य एक रेड जायंट में बदलकर अपनी बाहरी परतें छोड़ देगा, तो नया गैंगवार छिड़ सकता है। कई ग्रह अस्तित्व से मिट सकते हैं, और शायद कोई नया शक्तिशाली खिलाड़ी उभर कर आए। देख रहे हैं KS ज्ञान चैनल, और ब्रह्मांड के सबसे बड़े गैंगवार की यह कहानी जारी रहेगी। हमारे सौर मंडल को लेकर हमारी प्राचीनतम धारणा यह थी कि इसके जैसे इस ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों सौर मंडल मौजूद हैं, पर शायद हम इस विषय में गलत थे। ब्रह्मांड में बेशक सौर मंडल की संख्या करोड़ों है, पर यह हमारे सौर मंडल की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। ये कुछ इस तरह है कि मान लीजिए आपने सिर्फ अपने घर को ही देखा हो, और आप सोच रहे हैं कि बाकियों का घर भी ऐसा ही है, जबकि उनके और आपके घर में जमीन आसमान का फर्क है। दरअसल आपको ये जान के हैरानी होगी, पर आज तक वैज्ञानिकों को हमारे सौर मंडल जैसा यूनिक सौर मंडल नहीं मिल पाया है, जहां एक तारे का चक्कर पहले कुछ पथरीले ग्रह लगा रहे हों, और फिर उसके बाद ग्रह गैसीय अवस्था में मौजूद हों, और फिर बर्फ के गोले हों। ऐसा सिर्फ हमारे सौर मंडल के प्रकरण में ही है, जो कि वैज्ञानिकों को बेहद असमंजस में डालती है। उन्हें सुपर पफ वाले स्टार सिस्टम मिले, उन्होंने छोटे से रेड स्टार का चक्कर काट रहे कुछ रॉकी प्लैनेट भी ढूंढे, बेहद विशाल और गर्म प्लैनेट्स मिले, पर हमारे सौर मंडल जैसा कोई दूसरा मंडल नहीं मिला। ये बात 100% सच है। हम चाहे कोई भी दूसरा सौर मंडल में झांक ले, कहीं भी हमारे सौर मंडल जैसी ग्रहों की श्रृंखला और गुण नजर नहीं आते हैं, और यह चीज हमारे समझ के परे है। हालांकि भले ही ये सौर मंडल हमारे सौर मंडल से बिल्कुल अलग हैं,
पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनका अध्ययन करके हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि आखिर हमारे सौरमंडल का विकास कैसे हुआ। – 2021 में वैज्ञानिकों को तकरीबन 6 प्लैनेट्स एक छोटे से नारंगी तारे TOI 178 का चक्कर लगाते हुए दिखे, जिसमें वो सारे प्लैनेट्स हमारी पृथ्वी से साइज में काफी बड़े थे और इसे सुपर अर्थ के कैटेगरी में रखा जा सकता था। पर वहीं अगर हम अपने सौरमंडल में झांकें तो यहां हमें कोई सुपर अर्थ नजर नहीं आता है। ऐसा क्यों? इसका जवाब हमें एस्टेरॉयड साइके से मिलता है, जो कि हमारे सौरमंडल के एस्टेरॉयड बेल्ट में रहकर हमारे सूर्य की परिक्रमा करता है। इस एस्टेरॉयड की खास बात यह है कि यह पूरी तरह आयरन और निकल जैसे धातु से बनी हुई एक विशाल चट्टान है और यही कारण है कि वैज्ञानिक इसे हाल में ही बर्बाद हुए किसी प्लैनेट का कोर मानते हैं, क्योंकि एक पथरीले ग्रह के कोर में मेटल की मात्रा भरपूर होती है। पर सिर्फ साइके ही वैज्ञानिकों को सौरमंडल में मची चाओस के सबूत नहीं देता है, बल्कि आज से 5 साल पहले 2020 में सहारा डेजर्ट क्षेत्र में साइंटिस्ट को ERG चेक्स 002 का मेट्रॉयड से भी इसके सबूत हासिल हुए थे। दरअसल ये आज तक मिली वोल्केनिक रॉक्स में से सबसे पुरानी रॉक थी और वैज्ञानिकों का मानना था कि ये हमारे सौरमंडल के जन्म से भी पुरानी हो सकती थी। उन्होंने इसकी स्टडी की और पता लगाया कि ये किसी बड़े वोल्केनिक इरप्शन में किसी बड़े और विशाल प्रोटोप्लैनेट से बाहर आया होगा, पर वर्तमान में उस प्रोटोप्लैनेट का कोई नामो निशान नहीं है। और ERG चेक 002 ही सिर्फ एक मलबे का टुकड़ा नहीं है जो सौरमंडल में मौजूद है, बल्कि ऐसे कई मलबे हमारे सौरमंडल में सूर्य का चक्कर लगाने में व्यस्त हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि सौरमंडल निर्माण के शुरुआती दौर में काफी भारी मात्रा में मारामारी या यूं कहें गैंगवार हुआ था। निश्चित ही उस वक्त पर गॉडफादर सूर्य के कई छोटे छोटे बच्चे यानी कि प्लैनेट्स रहे होंगे जो उनके चारों ओर परिक्रमा करते होंगे, लेकिन फिर उनके बीच किसी वैज्ञानिक कारण की वजह से युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई होगी। और इसके सबूत वैज्ञानिकों को आसपास मौजूद सौरमंडल में मौजूद सुपर एक्सोप्लैनेट्स से मिले हैं, जो अपने तारे का काफी करीब से चक्कर लगाते हैं। अजीब बात यह है कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? किसी इतने विशाल तारे का निर्माण सूर्य के इतने करीब कभी हो ही नहीं सकता है। पर अगर ऐसा है तो ये जुपिटर जैसे विशाल प्लैनेट्स अभी अपने तारे के इतने करीब कैसे मौजूद है? हम इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे, तभी हमें एहसास हुआ कि ये प्लैनेट्स निश्चित ही अपने तारे से काफी दूर रहे होंगे और वहीं इनका निर्माण हुआ होगा और इसके बाद इन्होंने अपनी कक्षा बदली होगी। ऐसा होना संभव था। और जब वैज्ञानिकों ने इस आइडिया पर अमल किया तो उन्हें जो बात पता लगी वो हमारे सौरमंडल में मौजूद मिनी गॉडफादर की हिंसक कहानी बयां कर रही थी। यानी कि जुपिटर का सौरमंडल के अंदर खूनी खेल हमेशा बाकी सारे स्मॉल प्लैनेट्स का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दरअसल जब जुपिटर का निर्माण हो रहा था तब इसने अपने आसपास के प्लैनेट्स पर कब्जा जमाने की कोशिश करी। इसने अपने ग्रेविटेशन फोर्स से बाकी स्मॉल प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी, पर इसके परिणाम स्वरूप फोटोप्लैनेटरी डिस्क के अंदर एक घुमावदार लहर पैदा हुई, जिसने जुपिटर पर ही असर डालकर इसकी गति को धीमा कर दिया। अब चूंकि जुपिटर की गति धीमी हो चुकी थी, तो ये अब सूर्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा था और जैसे ही वो इनर यानी कि अंदरूनी सोलर सिस्टम में पहुंचा, यहाँ उसकी मुलाकात अपने छोटे भाई यानी कि स्मॉल रॉकी प्लैनेट से हुई,
जिसके साथ जुपिटर ने एक वार शुरू कर दिया और एक एक करके सारे स्मॉल प्लैनेट्स जुपिटर के साथ आकर टकराने लगे। यहाँ जुपिटर उस विशाल पागल हुए हाथी जैसा था जो अपने रास्ते में आने वाले सारे छोटे बड़े प्लैनेट्स को तबाह करते जा रहा था, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बिखारते जा रहा था। यह जुपिटर का किया धरा है। शायद इसलिए हमारे सौर मंडल में कोई सुपर अर्थ मौजूद नहीं है, क्योंकि शुरुआती दौर में जब सौर मंडल में सुपर अर्थ पनप रहे थे तो उन पर अचानक से जुपिटर का हमला हो गया और वो टुकड़ों में विभक्त हो गए और फिर सूर्य ने उन टुकड़ों को निगल लिया। तो ऐसे में अब सुपर अर्थ कहां से बनते? तो अब हम ये कह सकते हैं कि जुपिटर ने हमारे सौर मंडल में बन रहे सुपर अर्थ्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि अगर जुपिटर तेजी से सूर्य की तरफ बढ़ रहा था तो इसने हमारे अर्थ यानी पृथ्वी को कैसे छोड़ दिया? और आज की स्थिति में यह क्रम में यह सौर मंडल में वापस से इतना पीछे कैसे है? आखिर उस घमासान युद्ध के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने अर्थ के साथ बाकी 3 प्लैनेट्स को बर्बाद होने से बचा लिया? इसका जवाब सौर मंडल के रानी के पास है, जिसे हम और आप सैटर्न के नाम से जानते हैं। दरअसल जब जुपिटर एक सनकी हाथी की तरह सौर मंडल के भीतरी हिस्से में प्रवेश कर रहा था तो इसके विशालता की वजह से इसकी गति कम थी। वहीं इसके पड़ोसी सैटर्न की साइज छोटी होने की वजह से इसकी स्पीड अधिक थी। ऐसे में जुपिटर जब सूर्य की तरफ बढ़ रहा था तो पीछे से सैटर्न भी जुपिटर के काफी करीब आ गया और जैसे ही ये प्लैनेट एक दूसरे के करीब आए उनके बीच एक प्लैनेटरी डांस शुरू हो गया, अर्थात ये एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमने लगे और इसी घूमने के क्रम में इनके बीच बादल छट गए और इनमें अपोजिट मूवमेंट शुरू हो गया और ये एक सूर्य के करीब जाने के बजाय सूर्य से दूर जाने लगे। आज जो हमें इनर सोलर सिस्टम में मरकरी, वीनस, मार्स और अर्थ दिखाई देते हैं ये शायद आज नहीं होते अगर सैटर्न ने उस वक्त पर आके बीच बचाव नहीं किया होता, क्योंकि ऐसे में जुपिटर इनर सोलर सिस्टम में मौजूद अपने छोटे भाई बहन को निगल जाता और साथ ही खुद भी सूर्य से जाकर टकरा जाता और ना ही आज जुपिटर रहता और ना ही हमारी ये दुनिया। पर जुपिटर के जाने के बाद भी अंदरूनी सौर मंडल में चीजें शांत नहीं हुई थी, बल्कि जुपिटर ने उनमें उथल पुथल मचाकर उन्हें आपस में ही लड़ाना शुरू कर दिया था, जिससे अब वो आपस में ही भीषण टक्कर कर रहे थे। और इसी टक्कर में हमारी पृथ्वी अब एक छोटे से ग्रह के राह पर चल पड़ी थी। अगर आपने पहले सुना होगा तो आपको पता होगा आज से कई करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी की भी एक प्लैनेट के साथ टक्कर हुई थी, थिया। तकरीबन 25,000 माइल्स प्रति घंटा की रफ्तार से आकर यह बौना ग्रह पृथ्वी में टकराया था। यह टक्कर इतना खतरनाक था कि इसने पूरे पृथ्वी को ही नष्ट कर दिया था। पूरी धरती पिघल चुकी थी, इस तरह बस पिघले हुए लावों की बारिश हो रही थी और आसमान से लावा चट्टान बरस रहे थे। पर ये धूल कण अभी भी पृथ्वी के चारों ओर ही घूम रहे थे और समय के साथ एक बार फिर ये थिया के टुकड़ों के साथ जुड़ने लगे और पृथ्वी पहले से विशाल आकार में तब्दील हो गई। वहीं इस टक्कर में जो मटेरियल पृथ्वी से दूर हुआ वो एक जगह इकट्ठा होकर हमारे ग्रह का एकमात्र सैटेलाइट चंद्रमा बन गया। पर यह थिया की थ्योरी कितनी हद तक सच है और इसके क्या प्रमाण आज तक वैज्ञानिकों को मिल सके हैं? अब बारी है इसकी पड़ताल करने की। दरअसल कुछ समय पहले वैज्ञानिकों को चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े पृथ्वी की सतह के काफी नीचे मिले हैं और हैरत की बात यह है कि ये टुकड़े हमारे पृथ्वी से मेल नहीं खाते हैं। इसकी डेंसिटी और बनावट दोनों ही पृथ्वी से काफी अलग हैं।
और साल 2021 में इस टुकड़े पर स्टडी हुई तो ये सामने आया कि ये टुकड़े पृथ्वी के है ही नहीं। यानी कि इस बात से मुकरा नहीं जा सकता है कि ये टुकड़े थिया प्लैनेट के ही हैं, जिसकी टक्कर आज से करोड़ों साल पहले हुई थी और जिसने धरती को एक नया अस्तित्व दिया था। तो इस तरह धरती का निर्माण हुआ, पर सिर्फ धरती ही ऐसे टक्करों से नहीं बनी थी, बल्कि हमारे सौर मंडल में मौजूद 20 प्लैनेट्स के आपस के टक्कर के बाद टोटल 4 ग्रह अस्तित्व में आए, जिसमें पहला मरकरी, दूसरा वीनस और तीसरा अर्थ और चौथा मार्स है। और जिस तरह से अर्थ पर भीतरी सौर मंडल में हुए हलचल ने प्रभाव डाला, ठीक इसी तरह से बाकी के अंदरूनी ग्रह भी प्रभावित हुए थे। उदाहरण के लिए सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह वीनस। इसकी अजीब बात यह है कि सौर मंडल के बाकी ग्रहों की अपेक्षा यह ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है। जहां सौर मंडल के बाकी ग्रह दाईं तरफ से घूमते हैं, वहीं वीनस अपने बाईं तरफ से घूमता है। साथ ही इसकी गति भी धरती की गति की अपेक्षा में 243 गुना धीमी है। ऐसा होने के पीछे हमारा अनुमान है कि एक वीनस के जितना विशाल ग्रह उस वक्त पर वीनस के करीब आया होगा और इसके साथ भीषण टक्कर हुई होगी और ये इस एंगल पर वीनस से टकराया होगा, जिसने न सिर्फ इसके रोटेशन की दिशा को उलट दिया, बल्कि इसने इसके घूमने की गति को भी धीमा कर दिया और वर्तमान में भी यह उसी प्रकार घूम रहा है। वहीं मरकरी की भी एक अलग कहानी है। दरअसल मरकरी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका कोर बहुत ज्यादा मोटा है और इसलिए वैज्ञानिक यह अनुमान लगाते हैं कि उस वक्त पर मरकरी का अपने पड़ोसी ग्रह के साथ एक भीषण टक्कर हुआ होगा, जिसने इसके ऊपरी परत को काफी हद तक नष्ट कर दिया होगा और पतली ऊपरी परत और पहले से मौजूद मोटी कोर ही इसके साथ रह गई होंगी। पर आखिर मार्स की क्या कहानी है? क्योंकि यह ग्रह अंदरूनी तीनों ग्रहों में से 2 से आकार में छोटा है और जुपिटर से काफी करीब भी। तो इस वक्त पर इसने खुद को जुपिटर जैसे डॉन से कैसे बचाया होगा? दरअसल वैज्ञानिकों के अनुसार इस टक्कर के दौर में मार्स का भी खात्मा हो चुका होता, लेकिन यह सेफ जोन में होने की वजह से बच गया। शायद यह मार्स की खुशकिस्मती रही होगी। बाकी जुपिटर ने मार्स का खाना भी चुराने में कोई कसर नहीं छोड़ा और इस वजह से यह आकार में काफी छोटा रह गया। और इस तरह 6 करोड़ साल तक चले इस पारिवारिक झगड़े के बाद इसके बचे खुचे सदस्य में सामंजस्य स्थापित हो सका और आज हम जैसा सौरमंडल देख पाते हैं वो अस्तित्व में आ सका, जिसमें से 4 अंदरूनी ग्रह में से एक ग्रह पर जीवन पनप सका। पर जहां जुपिटर ने अंदरूनी ग्रहों पर हमले कर उन्हें नष्ट करने का काम किया, वहीं जब इस अंदरूनी सौर मंडल से बाहर निकला और इसके विपरीत दिशा में बढ़ा तो वहां भी इसने जमकर तबाही मचाई। और ये तबाही के राजदार हैं हमारे सौर मंडल के 2 बड़े बर्फीले ग्रह यूरेनस और नेपच्यून। दरअसल कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जुपिटर के इस खूनी खेल का असर सिर्फ अंदरूनी ग्रहों तक सीमित नहीं था। जब यह सौर मंडल के बाहरी इलाकों में बढ़ा तो वहां भी एक महाविनाश छिड़ गया। पर हैरानी की बात यह है कि हमारे सौर मंडल के 2 बड़े बर्फीले दिग्गज यूरेनस और नेपच्यून इस महाविनाश से भी बच गए। पर कैसे? क्या इन्होंने भी कोई रणनीति अपनाई थी या फिर कोई और शक्ति इनके बचाव में आई थी? और क्या जुपिटर की इस तबाही ने इन्हें इनकी मौजूदा जगह पर पहुंचाया? इस रहस्य से पर्दा उठेगा अगले अध्याय में। बने रहिए कियस ज्ञान के साथ, जहां हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े गैंगवार की कहानी जारी रखेंगे।